नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये आपके जो क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड के, ये आपके पीएचडी के इंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि जो पीएचडी के एडमिशन के लिए रिटन टेस्ट होते हैं, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, उस सभी क्वेश्चन को हम अपने चैनल के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको ऑलरेडी दे दिए थे। और आज भी हम आपको क्वेश्चन देते रहते हैं और आपका कमेंट मिलता रहता है, रिस्पांस भी मिलता रहता है, और जैसे हमें टाइम मिलता है हम आपके कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो देखिए, हम 2020 के एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज़ चला रहे हैं क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का सबसे पहला एमसीक्यू का सीरीज़ यही है। और इस वीडियो में हम मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो का यही एक प्रॉब्लम है कि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। और हमारे प्रीवियस जो व्यूवर रहे हैं, वो यही सजेशन देते रहे हैं कि सर थोड़ा सा टाइम कम कर लेते तो बढ़िया रहता है। लेकिन हम क्या करें, हम जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं वो बड़ी डीपली तरीके से सोचते हैं, डिस्कस करें, ताकि हर एक ऑप्शन पे आपका पकड़ अच्छा हो। ताकि एक क्वेश्चन को अगर आपके साथ डिस्कस करें, उससे अगर 20 क्वेश्चन ने क्रिएट हो तो आप उसका आंसर एग्ज़ाम में दे लें। कोशिश हमारा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज डिलीवर करें, ना कि पेड चैनल की तरह। ठीक है, तो देखिए, कोशिश यही रहेगा, जल्दी से जल्दी वीडियो ओवर करें। और वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट करिएगा या ज़रूर लाइक करिएगा, ताकि हमें पता चल सके वीडियो का लेवल क्या रहा है और आगे हमें कितना और आगे बेहतर करना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन है, रिसर्च डज नॉट यूजुअली जनरेट फाइंडिंग दैट हैव इमीडिएट एप्लीकेशंस इन अ प्रैक्टिकल लेवल। देखिए, क्वेश्चन लेवल जो है बेसिक से हमने स्टार्ट किया था और आज जो है 200 क्वेश्चन तक पहुंचा है हमारा ये सीरीज। तो कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन हम डाल रहे हैं उसका सीरीज का 200 तक हम पहुंच चुके हैं। और क्वेश्चन अब थोड़ा टफ लेवल का हम डालते हैं। तो हमारा एम रहा है बेसिक से ले चलेंगे, यानी सबको साथ ले चलेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनके लिए ये आपका फाउंडेशन का काम करे रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा शोध, जो ऑप्शन में दिए गए हैं, एक ऑप्शन में शोध वो कौन सा है जो आमतौर पर ऐसे निष्कर्ष नहीं निकालते हैं जिनका व्यवहारिक स्तर पर तत्काल अनुप्रयोग होता है। देखिए, क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पढ़ते समय आप यही मिस्टेक मत करिएगा, जैसा कि हमारे रिस्पांस देने वाले व्यूवर ने किया है। यानी कि यहाँ पे 64% लोगों ने जो दिया है आंसर, कैसे दिया है, वो ऐसे दिया है कि इस क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड है जिसको उन्होंने मिस कर दिया। यानी यहाँ पे जो नॉट रहा है और यहाँ पे जो नहीं लिखा है, अगर नहीं को हम हटा दें तो ये क्वेश्चन का फॉर्म पूरा चेंज हो जाता है। यानी क्वेश्चन का पूछने का जो पर्पस है वो एकदम ख़त्म होके एक नया पर्पस बन जाता है। यानी अगर हम नहीं को यहाँ पे मिटाते हैं, इरेज करते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है, शोध आमतौर पर ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं जिनका व्यवहारिक स्तर पर तत्काल अनुप्रयोग होता है, यानी तत्काल हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा जिसका हम उपयोग तुरंत कर लेंगे, उसका हम लाभ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बदल गया, आंसर भी बदल जाएगा। आंसर आप कुछ दे देंगे, आपको नंबर कुछ नहीं मिलेगा। तो यही एग्ज़ाम में गलतियाँ मत करिएगा। थोड़ा पीसफुल तरीके से क्वेश्चन को रीड करिएगा, क्वेश्चन को डिकोड करिएगा, फिर आंसर आपको ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। तो चलिए तेज़ी से हम चलते हैं और देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जब कहा गया है कि ऐसा निष्कर्ष, ठीक है, हमारे शोध से
जो निकलेगा, ठीक है, उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं तत्काल, तुरंत हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले दिए हैं इथनोग्राफिक, यानी कि हम इसको कहते हैं प्रजातिक शोध। एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध। प्योर साइंस रिसर्च यानी कि शुद्ध वैज्ञानिक शोध। एंड आपका अप्लाइड रिसर्च यानी कि जिसको हम कहते हैं अनुप्रयोग या उपयोग शोध, या अनुप्रयुक्त शोध या व्यवहारिक शोध कहते हैं इसको। लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, क्रिटिकल है हिंदी का। व्यवहारिक शोध कहते हैं, लिखते हैं अप्लाइड को। तो देखिए सबसे पहले हम इथनोग्राफिक का बता दें, क्योंकि ये आप थोड़ा सा आराम से समझते होंगे, लेकिन इथनोग्राफिक जो है ना, ये थोड़ा सा कभी कभी न्यू लगता है किसी किसी के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो बड़ा होगा, आप लोग का भी इल्ज़ाम वही लगेगा जो पुराने हमारे व्यूअर कहते थे। देखिए जो इथनोग्राफिक शोध है ना, इसमें इथनो और ग्राफिक दो वर्ड से मिलकर बना है, ETHNO, इथनो। इथनो का मतलब यहाँ पे होता है पीपुल, अब पीपुल का मतलब होता है लोग। और ग्राफिक जो है GRAPHIC, ठीक है। ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब होता है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब वर्णन। तो इथनोग्राफिक का मीनिंग होता है कि व्यक्तियों का अध्ययन। तो इथनोग्राफिक शोध का उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी ट्राइबल यानी कि हम किसी जनजाति का या किसी आदिवासियों का या किसी सामाजिक रूप से बहुत अलग थलग पड़े समूह का जंगलों में या दूर दराज में निवास करते हों, बीहड़ों में निवास कोई ग्रुप हो करते हों, उन लोगों के ऊपर हमारे अंदर कोई जिज्ञासा होती है कि हम जाके देखें कि उनकी संस्कृति क्या है, उनके संस्कृति यानी कल्चर के अंतर्गत आने वाले जो बिलीफ सिस्टम है या कहें धार्मिक विश्वास हैं उनके, उनका जो डेली लाइफ जो है जीवनचर्या है, उनका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वेडिंग का जो सिस्टम है, विवाह की जो प्रथाएं हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को भी हैं, क्रियाकलाप जो हैं, उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। तब हम इथनोग्राफिक का यूज करते हैं, इथनोग्राफिक रिसर्च का उपयोग करते हैं। इसमें मानव व्यवहारों का अध्ययन अपने समूह या अपने अन्य समूह के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। मानव व्यवहार क्या है भाई? कल्चर ही है, जो हमारे कल्चर मिला है उस टाइप से हम व्यवहार करते हैं। देखिए इस शोध में जो होता है हाइपोथेसिस, इस शोध में आपका हाइपोथेसिस जो होता है, जो परिकल्पना होती है, पहले नहीं बनती है। हम जाते हैं और जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं उस समूह में, वैसे वैसे हमारी परिकल्पना क्रिएट होती जाती है और ज़रूरत पड़ने पर परिकल्पना में परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। और बता दें कि यह एक प्रकार का क्वालिटेटिव रिसर्च है, यानी गुणात्मक शोध है। गुणात्मक शोध तब होते हैं जब ऐसा हम शोध करते हैं जो हमारे व्यवहारिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं। जब हमें कोई डेटा न्यूमेरिकल नहीं मिलता है तो वो शोध हमारा व्यवहारिक शोध कहलाता है। और यह शोध क्या होता है, इस शोध में रिसर्चर को थोड़ा लंबा टाइम व्यतीत करना पड़ता है उस ग्रुप के साथ, क्योंकि ग्रुप के साथ जब हम सही से डील नहीं करते हैं ना, तो असल चीज़ें निकल के नहीं आएंगी। हम उस डील करेंगे उस ग्रुप के साथ, उस ट्राइबल के साथ, उस जनजातियों के साथ हम रुकेंगे, उनकी भाषाओं को हम थोड़ा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। उनकी लैंग्वेज सबसे ज़रूरी होती है कि जब हम लैंग्वेज समझेंगे उनका, तो उस लैंग्वेज से क्या होगा, हम उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। जब कनेक्ट कर पाएंगे तो हम उनको समझा भी पाएंगे कि हमारा शोध आपको प्रभावित नहीं करेगा, आपको दिक्कत नहीं करेगा। और एक बार जब हम उनको विश्वास में ले लेंगे तो हम उनके समूह का एक सदस्य के रूप में वहाँ दिखेंगे और हम हर चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये आपका एक तरह का देखें तो गुणात्मक शोध है, और ऐसे जनजातियों पे, ऐसे समूहों पे हम करते हैं जो थोड़े पिछड़े हैं, अलग हैं और आदि आदि चीज़ें। तो ये हो गया इथनोग्राफिक का। अब देखिए एक्शन रिसर्च यहाँ पे आ गया। एक्शन रिसर्च तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए एक्शन रिसर्च का उपयोग हम करते हैं।
यानी कि हमारा कोई प्रॉब्लम है, हमारा कोई मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी संस्था है, बहुत सारे हमारे उस संस्थाओं में कंप्यूटर का उपयोग होता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कहीं पे प्रॉब्लम आई, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम आई, हमारी संस्था क्या हुई, तुरंत रुक गई, काम करना छोड़ दी, क्योंकि हमारी संस्था टोटल कंप्यूटर सिस्टम पे चल रही है। यानी कि हम बिजनेस की बात करें, हमारा कोई बिजनेस सिस्टम है और हमारे बिजनेस सिस्टम में हमारे ऑफिस लगे हैं, ऑफिस में कंप्यूटर लगे हैं और कंप्यूटर में कोई समस्या आ गई, पूरा का पूरा वर्क हमारा शट डाउन हो गया। अब क्या होगा, जल्दी से जल्दी हमें क्या करना होगा, हमें कंप्यूटर फिर से रिस्टार्ट करने होंगे ताकि हमारा काम तुरंत चल सके। ना ही हम ऐसा शोध करने जाएंगे 2 साल 3 साल के बाद हम कोई रिजल्ट निकाल के लाएंगे, नहीं, हमारी ज़रूरतें तत्काल की हैं। तो तत्काल की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी मैकेनिक्स को बुलाएंगे, ठीक है, उससे बात करेंगे, वो चीज़ देखेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो जांच करेगा और समस्याओं का समाधान करके हमें ऑन करके दे दिया मान लीजिए। या हम ही उसको, ना हम बुलाएं, ना एक्सपर्ट बुलाएं, हम ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमने कोई हाइपोथेसिस बनाया और हमने चेक किया कि कहीं केबल्स का प्रॉब्लम है, कहीं नेट का प्रॉब्लम है या चीज़ें कोई हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हमने हाइपोथेसिस बनाया और हाइपोथेसिस के आधार पे मैंने चेक किया और काम सफल हो गया। तो ये हमारा सिस्टम फिर से रन कर जाएगा और हमारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि मेरे कुछ और ऐसे ऑफिस वाले जो फ्रेंड हैं वो पूछेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे प्रॉब्लम हो गई है और क्या करें। तो हो सकता है कि मैं अपनी समस्याओं का जो रिजल्ट आया है उस समस्याओं से हम उनको भी अवगत करा दें कि ये प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से आप वर्क करें तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन हम बता दें यूनिवर्सल रूप में हम इस समस्याओं का समाधान जो निकालते हैं उस समाधानों को हम जनरलाइज नहीं करते हैं, यूनिवर्सल नहीं, क्योंकि हर जगह यह आपका सिचुएशन जो होंगे उस पर यह हम रिजल्ट लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये आपका ऐसा शोध है जो तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए होता है और इसका जो रिजल्ट होता है हम जनरलाइज नहीं करते हैं, सर्कुलेट नहीं करते हैं। तो ये आपका एक्शन रिसर्च हो गया। प्योर रिसर्च जो है, प्योर रिसर्च ऐसा रिसर्च जैसे कि हम मान लीजिए सबसे नई चीज़ कुछ खोजने जा रहे हैं, ठीक है, नई चीज़ हम कुछ खोजने जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ ढूंढने जा रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं जाना है। तो कोई नई रूल हम बना के ला दिए या कोई नई थ्योरी बना के हम ला दिए, तो ये प्योर रिसर्च है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले जिसने आग की खोज की, तो वो आग की खोज क्या थी, वो एक नई खोज थी, एक न्यू खोज थी, ठीक है। और इसका हम बता दें कि जो प्योर रिसर्च के अंतर्गत जो सिद्धांत निर्माण किए जाते हैं, इक्वल टू जैसे हम कहें E=mc², ठीक है, E=mc²। तो ये हम कहें इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, मानिए ये नया निकल के आया, ये फॉर्मूला है, एक थ्योरी है, हम इसका उपयोग तुरंत तो नहीं कर पाएंगे। इसका उपयोग हम कब करेंगे, इसका उपयोग हम अप्लाइड रिसर्च में लाएंगे, चेक करेंगे, हम किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का निर्माण इसके आधार पे हम करेंगे या इसके आधार पे कोई न्यू चीज़ें हम इन्वेंटेड की बात नहीं करें, नई चीज़ कुछ हम डेवलप करके हम आगे हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, कुछ विकास कर रहे हैं इसी के आधार पे। तो ये हमारा बेस का काम करेगा। तो प्योर रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, यानी कि आधारभूत शोध भी कहते हैं, हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, मौलिक शोध भी कहते हैं। तो ये प्योर रिसर्च जो है आपका सिद्धांत निर्माण करता है और उस सिद्धांतों के आधार पे अप्लाइड रिसर्च में हम जहाज़ का निर्माण करते हैं, हम फाइटर जेट का निर्माण करते हैं। देखिए धीरे धीरे जो होता है ना, बढ़ता चला जाता है हमारा जो है मटेरियल, यानी कि हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोन था, उसके बाद एक कलर फ़ोन आया, फिर हमारे पास स्मार्टफोन आया, आज तरह तरह के डिवाइसेस आते रहते हैं। तो सबसे पहले देखें तो बेसिक जो रिसर्च में हमें एक छोटा सा कैलकुलेटर हमें मिला और उस कैलकुलेटर से ही हम देखें तो हर चीज़ का डेवलप यहाँ तक हम लोग आ गए हैं, कंप्यूटर तक हम लोग आए। तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी प्योर रिसर्च में और अप्लाइड रिसर्च में। तो याद रखिए, हम फिर से कहते रहे, इथनोग्राफिक रिसर्च हो गया वो रिसर्च जो कि हम ट्राइबल पे करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल, उनकी जो चीज़ें हैं हम उस पर उसका हम देखते हैं, रिसर्च करते हैं उस पर। एक्शन रिसर्च तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए हम करते हैं। प्योर रिसर्च सिद्धांत का निर्माण,
नए नियमों का निर्माण हम करते हैं। और अप्लाइड रिसर्च यानी कि जो प्योर रिसर्च में नियमों का निर्माण होता है, उसका अप्लाइड रिसर्च में हम उपयोग करके हम चेक करते हैं कि कहाँ तक उसका उपयोग हम कर सकते हैं, वो हमारे लायक है या नहीं, और अगर लायक हैं तो हम क्या क्या चीज़ें उस पर डेवलप करते हैं, वो हम बनाते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें होंगे 4। तो देखिए, कहा जा रहा है कि आम तौर पर ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाले जाते हैं जिनका व्यवहारिक स्तर पर तत्काल अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, ये प्योर रिसर्च है। प्योर रिसर्च का उपयोग हम तुरंत नहीं कर सकते हैं, इसको अप्लाइड में भेजेंगे, अप्लाइड में जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद हम इसका उपयोग करेंगे कि क्या इसका उपयोग है। तो यही आपका हो गया, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रिसर्च बाय विच न्यू नॉलेज और न्यू थ्योरी और न्यू फैक्ट्स और न्यू ट्रूथ आर प्रेजेंटेड, वह अनुसंधान जिसके द्वारा नवीन ज्ञान या नवीन सिद्धांत या नवीन तथ्य यानी फैक्ट्स या नवीन सत्यों ट्रूथ को प्रतिपादित करता है। तो सबसे पहला दिया गया है अप्लाइड रिसर्च, यानी कि आपका अप्लाइड रिसर्च यानी कि अनुप्रयोग अनुसंधान, एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान, प्योर रिसर्च यानी कि शुद्ध अनुसंधान, या ऑल ऑफ द अबव यानी कि ये तीनों जो है। तो देखिए, कहा जा रहा है वह अनुसंधान जिसके द्वारा नवीन ज्ञान नवीन तथ्य की हम बात यहाँ पे करेंगे। तो याद है हमने कहा कि एक फंडामेंटल रिसर्च, एक प्योर रिसर्च, एक बेसिक रिसर्च, ये जो रिसर्च है ये किसी भी शोध का देखें तो न्यू का काम ये करते हैं, फंडामेंटल का करते हैं। इसी नियमों के आधार पे, यही सिद्धांतों के आधार पे हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं अपनी लाइफ में। जो भी हमारे पुल का निर्माण करते हैं कहीं ना कहीं वो किसी लॉ पे आधारित होता है कि हमारा भार सहेगा कि नहीं, तो हम कुछ ना कुछ रूल लगाते हैं, उस रूल के आधार पे हम चीज़ें चेक करते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि हम प्योर रिसर्च से जो चीज़ें निकालते हैं तुरंत अनुप्रयोग कर लेंगे, जैसे हमने पहले बताया। तो ये जो प्योर रिसर्च है यह नए नियम का निर्माण करता है, नए सिद्धांत का निर्माण करता है, याद रखिएगा। ये यहाँ पे यही हो गया। और ये बहुत रिजिड तरीके का प्योर रिसर्च होता है, यानी बहुत लंबा टाइम लगता है, इसमें हाइपोथेसिस बदलती नहीं है। रिसर्च आपका ख़त्म हो जाएगा, नहीं हाइपोथेसिस बदलती नहीं है। अगर एक बार आप इस रिसर्च में घुसते हैं तो ये भी नहीं रहता है कि कितना टाइम लग जाएगा कि आप नई चीज़ें लेके चले आएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा कि सिद्धांत का निर्माण, नए नियमों का निर्माण जो होता है प्योर रिसर्च में होता है, बेसिक रिसर्च में होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हियर। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड है, विच रिसर्च फॉलोज इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड की बात हो रही है। कौन सा शोध आगमनात्मक विधि पर चलता है? अप्लाइड रिसर्च यानी कि आपका अनुप्रयोग शोध, या व्यवहारिक रिसर्च यानी व्यवहारिक शोध इसको कहते हैं हिंदी में, एक्शन रिसर्च क्रियात्मक शोध यानी कि प्योर आपका शुद्ध शोध, और कहा जा रहा है ऑल यानी कि सभी यहाँ पे आगमनात्मक है। देखिए मेथड दो हैं, एक है आपका इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक, एक है आपका डिडक्टिव निगमनात्मक। तो इंडक्टिव मेथड जो है, इंडक्टिव जो वे चलता है, ये कैसे चलता है ये बताइए। तो ये इंडक्टिव मेथड जो चलता है ये आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को चेक करके एक नियम बनाता है। और जो डिडक्टिव होता है, निगमनात्मक होता है, ये एक नियम के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स को चेक कर सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो नियमों का निर्माण किस में होता है? याद है हमने कहा था प्योर रिसर्च में। तो इंडक्टिव रिसर्च नियमों का निर्माण करता है और डिडक्टिव रिसर्च सिद्धांत से उदाहरणों को क्या करता है, चेक करता है या समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई इंडक्टिव डिडक्टिव। इंडक्टिव डिडक्टिव को सही से देखना है तो हम आई बटन में डाल देंगे, यहाँ पे आप देख लीजिएगा इंडक्टिव मेथड क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि ये जो होता है ना प्योर रिसर्च, हमने कहा था कि यहाँ पे सिद्धांतों का, थ्योरी का, लॉ का निर्माण होता है और इसी थ्योरी और लॉ को अप्लाइड रिसर्च में यूज करते हैं और इसी का हम एक्शन रिसर्च में भी इसका
लॉ का यूज करके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थ्योरी से उपयोग करके हम किसी चीज़ का देखते हैं, चेक कर सकते हैं, रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च है डिडक्टिव, एंड आपका प्योर रिसर्च है इंडक्टिव। नियमों का निर्माण इंडक्टिव में होता है, डिडक्टिव में नियमों का यानी सिद्धांतों का उपयोग जो करके हम क्या कर सकते हैं, नई नई उदाहरणों को चेक कर सकते हैं, नई सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिए, इंडक्टिव सिद्धांत का निर्माण, तो प्योर रिसर्च सिद्धांतों का नए नियमों का निर्माण करता है, तो ये इंडक्टिव, उसके अलावा ये डिडक्टिव रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कह रहा है रिसर्च हुज रिजल्ट्स आर नॉट फॉर्मली पब्लिश्ड बट सर्कुलेट। अब देखिए यहाँ पे आ गया वह अनुसंधान जिसके परिणाम औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं कराए जाते परंतु संचारित यानी सर्कुलेट यानी औरों में भी बढ़ा दिया जाता है। पब्लिश मतलब पब्लिश करेंगे तो यूनिवर्सल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, चारों तरफ इसका हम देखें तो लोग देखेंगे, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ सर्कुलेट कर दें तो यानी इसका रिजल्ट सबके पास नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कोरिलेशनल रिसर्च। देखिए इसीलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किए और हर एक क्वेश्चन उस पहले क्वेश्चन पे ही आपका देखें जो हमने डिस्कस किया उस पर ही ये निर्भर करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला आया कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल यानी सहसंबंधी या सहसंबंधात्मक शोध कहते हैं, सहसंबंधात्मक। सेकेंड एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान। थर्ड एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान, एंड फंडामेंटल यानी मौलिक अनुसंधान। तो यहाँ पे एक आपको नया दिखेगा थोड़ा सा, कोरिलेशनल, ठीक है। कोरिलेशनल यानी कि एक्सपेरिमेंटल आप जानते होंगे, फंडामेंटल जानते होंगे, एक्शन जानते होंगे, तो कोरिलेशनल नया है थोड़ा सा है। तो ये करता क्या है, सबसे पहले बता दें कोरिलेशनल जो रिसर्च होता है ना, यह आपका एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च है। आप कहेंगे डिस्क्रिप्टिव क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है, वर्णनात्मक जो शोध है, यह एक ऐसा शोध है, ठीक है, जो वर्तमान घटनाक्रमों तथा सिचुएशन यानी कि जो आपका प्रेजेंट घटनाक्रम है, सिचुएशन है, उसका वर्णन करता है, उस पर हम लागू करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि जो आज में चल रहा है, जो हो रहा है, वो क्या है, उसका हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अर्थात पहले का जो प्रभाव पड़ा है वो आज में क्या दिख रहा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। और जो आज का घटना जो घटित हो भी रहा है वो कल क्या निर्माण करेगा, इसको भी हम इसमें देखते हैं। यानी जो घटनाएं दिख रही हैं, जो चल रही हैं, उसको तो देखेंगे ही, और जो घटनाएं नई चीज़ों को बदलाव दे रही हैं, नई चीज़ों का बदलाव कर रही हैं, वो कल क्या निकल के आएगा, वो भी हम इस शोध में देखते हैं। तो देखिए इस पे हम डिस्कस अच्छे तरीके से कर लेंगे, यानी कि क्या है का वर्णन करता है ये। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आगे अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा होगा, फिर दिक्कतें होंगी। तो इसी के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आता है आपका कोरिलेशनल रिसर्च यानी सहसंबंधी अनुसंधान। सहसंबंधी अनुसंधान क्या करता है, यह दो वेरिएबल्स के बीच यानी दो चरों के बीच, वन वेरिएबल टू वेरिएबल, वेरिएबल ए वेरिएबल बी, यानी दो वेरिएबल क्या के बीच। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल किसी चीज़ को हम ले सकते हैं जिसमें परिवर्तन हम माप सकें, जिसमें परिवर्तन हम देख सकें, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल आप भी हैं, वेरिएबल मैं भी हूँ, मेरे ऊपर किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, मेरे अंदर कुछ बदलाव होते हैं जिसको मैं माप सकूँ, वो आपका वेरिएबल कहलाएगा। चाहे हमारा IQ लेवल हो, चाहे हमारा एटीट्यूड हो, चाहे कुछ भी हो, हम कहीं ना कहीं एक वेरिएबल के रूप में उसको देखेंगे। हमारा जो मेल है, हम भी एक मेल का वेरिएबल का काम करेंगे, कोई फीमेल है वो भी एक वेरिएबल का काम करेगी। तो यहाँ पे कोरिलेशनल रिसर्च है जो सहसंबंधी शोध है, यह क्या करता है, दो वेरिएबल्स का, दो चरों के बीच संबंध की जांच करता है, चेक करता है कि किसी वेरिएबल में, किसी एक वेरिएबल में
परिवर्तन होने पर क्या दूसरे वेरिएबल में भी परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि अगर हम कहें, एग्जांपल लें कि एक वेरिएबल है IQ, ठीक है, किसी का बुद्धि लब्ध जो है IQ हाई है, उच्च है, तो उसका क्या है, जो उसका स्कोर है जो एग्ज़ाम में वो हाई आता है। यानी कि एजुकेशनल जो है अचीवमेंट, शैक्षिक जो संप्राप्ति है वो हाई होता है, जिसका IQ हाई होता है। ठीक, जिसका IQ लो होता है उसका एजुकेशनल अचीवमेंट क्या होता है, वो लो होता है। तो यहाँ पे धनात्मक सहसंबंध है, यानी कि हाई IQ हाई अचीवमेंट, लो IQ लो अचीवमेंट। तो ये क्या हुआ, ये एक वेरिएबल से क्या हो रहा है, दूसरे वेरिएबल में अगर देखें तो परिवर्तन जो हो रहा है वो ऊपर नीचे हो रहा है एक साथ। तो यहाँ पे विपरीत विपरीत भी परिवर्तन हो सकता है, कोई वेरिएबल ऊपर हो दूसरा नीचे, या वेरिएबल में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, एक के इफेक्ट बदलाव में दूसरे के बदलाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा जो काम हम चेक करते हैं तो ये आपका कोरिलेशनल रिसर्च कहलाता है। तो बस यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका प्रभाव इस पे हम डालते हैं और बार बार घटा बढ़ा के मैनिपुलेट करके जोड़ तोड़ करके हम बार बार इस पे प्रभाव डालते हैं और चेक करते हैं, मापते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। मान लीजिए कोई मेडिसिन है, नई मेडिसिन, मान लीजिए कोरोना की, वायरस की, हमने मेडिसिन बना ली है, अब इसका हम किसी के ऊपर इफ़ेक्ट की जांच कर रहे हैं। अब इफ़ेक्ट क्या है, ये तो दवा है, इंडिपेंडेंट है, और ये ह्यूमन है, ह्यूमन के ऊपर क्या पड़ रहा है, प्रभाव हम चेक कर रहे हैं, बार बार mg में घटा बढ़ा के शोध कर करके नई चीज़ें जो ला रहे हैं उसको हम इफ़ेक्ट की बार बार चेक कर रहे हैं। और अगर इसके अंदर उस कोरोना वायरस को ये किल कर रहा है, मार रहा है, तो हमारा इफ़ेक्ट इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ रहा है जो वायरस है। और ये जब हमारा रिजल्ट निकलेगा तो ये रिजल्ट क्या होगा, जनरलाइज हो जाएगा, यानी कि हर जगह इसको हम फैला सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्शन रिसर्च हमने कहा था समस्याओं के तत्कालिक समाधान के लिए एक्शन रिसर्च का उपयोग करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च यानी कि नया आपका जो रूल, नए आपका जो आपका सिद्धांत, थ्योरी का निर्माण करते हैं, वो मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है। अब ये आपके हो गए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा शोध का रिजल्ट है, परिणाम है, जिसको हम प्रकाशित नहीं करते। तो याद रखिएगा ये आपका एक्शन रिसर्च है। ठीक, वह अनुसंधान जिसके परिणाम औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं कराए जाते लेकिन संचारित करते हैं। यानी हमने कहा था कि कोई ऑफिस है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, सिस्टम, उसमें समस्या आई, आपने हाइपोथेसिस बनाया कि कहीं प्रॉब्लम है केबल्स में, आपने सिस्टमेटिक तरीके से उसका यूज किया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आपने समस्या का समाधान कर लिया और दूसरे ऑफिस वालों को जो आपके साथ उठते बैठते हैं उसको भी आपने ये बता दिया रिजल्ट क्या आया। आप ऐसी समस्या आती है तो आप इस तरह का से समाधान कर सकते हैं, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं एक्सपर्ट की तरह कि हाँ पूरे विश्व में कहीं भी ये समस्या आई यही समाधान कर लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका रिजल्ट काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। अब चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए आपका यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं और यही आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आगे के अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आप कहेंगे क्वेश्चन बढ़ाइए तो बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन पे आज डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडक्टिव मेथड। कहा जा रहा है कौन आगमनात्मक विधि के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सर फ्रांसिस बेकन, अरिस्टोटल, प्लेटो, विलियम जेम्स एंड जॉन डीवी। तो याद रखिएगा आपका जो इंडक्टिव मेथड है ना उसके फादर हैं सर फ्रांसिस बेकन, एंड अरिस्टोटल जो है ना, जो सभी लोगों ने ऐसे इसे दे दिया है, 72% लोगों ने करेक्ट कर दिया। देखिए 167 लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया, सॉरी रिस्पॉन्स दिया, और 72% लोग कह रहे हैं कि अरिस्टोटल है। नहीं, अरिस्टोटल डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक विधि के जनक के रूप में, फादर के रूप में जाने जाते हैं।
और अरिस्टोटल जो हैं ये ग्रीक फिलोसोफर थे और इनको फादर ऑफ डिडक्टिव कहा जाता है। डिडक्टिव मेथड आपको पता ना होगा तो हम फिर बता रहे हैं, यहाँ पे हम देंगे आई बटन में डिडक्टिव मेथड, देखिएगा क्या होता है। इंडक्टिव मेथड यहाँ पे जो दिए वो थे सर फ्रांसिस बेकन। सर फ्रांसिस बेकन को अनुभवजन्य के रूप में भी जाना जाता है, फादर ऑफ अनुभवजन्य भी कहा जाता है। और प्राकृतिक घटनाओं की जांच के लिए इन्होंने साइंटिफिक मेथड को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, साइंटिफिक मेथड को इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फेमस बनाया। ये थे सर फ्रांसिस बेकन। इंडक्टिव मेथड को हमने बताया, इंडक्टिव कैसे चलता है, इंडक्टिव रूल जनरेट की तरफ चलता है। ठीक है, ये बॉटम टू अप की तरफ जाता है। डिडक्टिव जो होता है, ठीक है, ये डिडक्टिव जो होता है ये क्या होता है, अप टू बॉटम की तरफ जाता है। यानी कि ये सिद्धांत का निर्माण करता है इंडक्टिव, डिडक्टिव होता है सिद्धांतों से क्या करता है, ये आपका एग्जाम्पल की तरफ जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर पहला। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो का क्वालिटी लगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में बेहतर से बेहतर कोशिश हम करेंगे और 2020 के लिए आप लोग के लिए लगातार वीडियो जैसे मौका मिलेगा लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।